हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक यह माना जाता रहा कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, परंतु 1921 ईवी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को 1000 वर्ष अधिक प्राचीन होने का गौरव प्रदान किया। हाल ही के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 ईसा पूर्व माना जाने लगा है। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी, जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तब दयाराम साहनी ने 1921 ईवी में हड़प्पा की तथा राखलदास बैनर्जी ने 1922 ईवी में मोहनजोदड़ो की खोज की। नामकरण सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित नाम रखे जा सकते हैं। 1 हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था। 2 सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित हुए, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह नहीं रह गया। 3 सिंधु सरस्वती सभ्यता। सन 1947 ईवी के भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, परंतु अब लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित है, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। अब ये सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु तथा गंगा के बीच में स्थित था। इसीलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। 4 कांस्य युगीन सभ्यता किया, अतः इसे कांस्य युगीन सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार सभ्यता कहा जाता है। 5 प्रथम नगरीय क्रांति। भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि कालक्रम या काल निर्धारण सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य है। इसकी लिपि का उद्वाचन न हो पाना इसे जटिलतर बना देता है। प्रारंभ में इसका काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर और किश स्थलों पर प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया। अनेक विद्वानों ने इस सभ्यता के निम्न कालक्रम सुझाए हैं। 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। ये कालक्रम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके 3 चरण निम्नलिखित हैं। पूर्व हड़प्पाई चरण लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पाई चरण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पाई चरण लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता की एकरूपता कमजोर हो गई और प्रादेशिक रूपांतर उत्पन्न होने लगा। सिंधु सभ्यता का ये कालक्रम सर्वाधिक मान्य है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यथा पृथ्वी की यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ये कालक्रम सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया है। चूंकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल 2350 ईसा पूर्व
में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। अतः इसकी निम्न सीमा 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ होता है, अतः यह इसकी उच्च सीमा है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये काल क्रम श्री D.P. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया है। उनके मतानुसार 1750 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ये सभ्यता विनष्ट हो गई। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व सर जॉन मार्शल, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में व्यापक उत्खनन कार्य किए थे, ने ये कालक्रम निर्धारित किया है। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि इस अवधि को सिंधु सभ्यता के पूरे उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 5-2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व प्राचीन भारत कराया था। ये काल मैके द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व ये कालक्रम MS वत्स द्वारा निर्धारित किया गया है। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था 7-2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व ये डेल्स द्वारा निर्धारित कालक्रम है। उन्होंने कोटडीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, हरना, कालीबंगा, लोयल और रोजदी सहित दक्षिण एशिया के अनेक समकालीन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला। सिंधु सभ्यता के निर्माता सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रोटोआस्ट्रेलॉयड ये सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। संप्रति यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में विद्यमान है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सिंधु सभ्यता का निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है। इस समय ये प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी नामक भाषाविद ने ये सिद्ध किया है कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की ब्राहुई भाषा और दक्षिण की भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफी समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप ये लोग दक्षिण चले गए थे। मंगोलायड इस प्रजाति के लोग विशेषकर उप हिमालयी प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें सिक्किम, असम, भारत म्यांमार का सीमांत क्षेत्र, चटगांव की पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख हैं। कुछ लोग पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। अल्पाइन इस प्रजाति के लोग विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य गंगा एवं निम्न गंगा मैदान में भी पाए जाते हैं। उद्भव सिंधु सभ्यता के उद्भव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं, वे अत्यंत विकसित अवस्था में ही मिले हैं। अतः इसके आदि और अंत का पता ही नहीं चल पाता। इतिहासकारों में इस सभ्यता के उद्भव को लेकर सामान्यतः दो मत है, विदेशी उद्भव का मत एवं स्वदेशी उद्भव का मत। विदेशी उद्भव का मत, इस मत को मानने वाले इतिहासकारों में मार्शल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर एवं D.D. कौशाम्बी प्रमुख हैं। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ तथा वहां से इस सभ्यता के तत्व मिस्र होते हुए यहां पहुंचे। क्रेमर का मानना है कि 2400 ईसा पूर्व में सुमरियाई लोग भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। गार्डन चाइल्ड का मत है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि में अपनी संस्कृति का आरोपण किया, जिससे द्रुतगति से इसका विकास हुआ। HD सांकलिया के अनुसार बलूचिस्तान से प्राप्त होने वाले चबूतरे जो ऊपर की ओर जाने पर सक्रिय हो जाते हैं में तथा मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत में समानता है एवं पे एक ही राजतंत्र से प्रेरित हैं।
परंतु यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। सैंधव नगर जाल की तरह बुने थे। यहाँ के मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत अवस्था में थी तथा लिपि चित्राक्षर थी। इसके विपरीत मेसोपोटामियन नगर बेतरतीब बने थे। उनमें ज्यादातर कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। उनकी लिपि कीलाक्षर है। मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिरों के प्रमाण हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में इसका कोई प्रमाण नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के लोगों का कोई योगदान नहीं है। स्वदेशी उद्भव का मत, इस मत को मानने वालों में फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आल्विन दंपति, एस.आर. राव एवं डी.पी. अग्रवाल प्रमुख हैं। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों, आमरी, कोटदीजी तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ। फेयर सर्विस के अनुसार बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, रानागुंडई तथा सिंध की आमरी, कोटदीजी के प्राकु हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से इस सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोधों से यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोची संस्कृति से ही इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। उन्हें सुरडा से सिंधु संस्कृति और सोधी संस्कृति के अवशेष साथ साथ मिले हैं। इसी तरह कालीबंगा से मिले पूर्व सिंधु संस्कृति के अवशेष सोगी से मिले अवशेषों के समान पाए गए। प्रसिद्ध इतिहासकार आ. शचन और डी.पी. अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति दोनों के मृद्भांडों पर एक ही समान पीपल के पत्तों का चित्रण है। उनके मृद्भांडों पर रस्सी के निशानों में भी समानता है। दोनों जगह छल्लेदार गोड़े वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि सोथी संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। संप्रति यही मत विद्वानों में भी मान्य है। विस्तार हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। सन 1947 ईवी में भारत के विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कार्यों ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अब इस संस्कृति के भिन्न भिन्न चरणों से लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। इनमें 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। इसमें भी केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां, लगभग 80%, सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी, जो आजकल लुप्त हो गई है, तथा लगभग 250 बारतियां भारत में सरस्वती नदी प्रणाली क्षेत्र से परे पाई गई हैं, जिनमें कुछ गुजरात में और थोड़ी सी महाराष्ट्र में हैं। वर्तमान 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में इसका प्रसार नहीं था, परंतु 2 महत्वपूर्ण स्थलों मुंडीगाक और शुर्तुगुई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्रों दक्षिण बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में इसके प्रमुख स्थल सुकागेंडोर, सोतकोकोह, डाबरकोट और बालाकोट थे। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अलीमुराद प्रमुख स्थल थे। पंजाब प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण रथल हड़प्पा था। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला और चकपुरवाने अन्य स्थल थे। भारत में जम्मू प्रांत में मांडा, पंजाब में रोपड़,
कोटल खान, चक 86 बाड़ा, संघोल और डेरमजरा। हरियाणा में बनवाली, मिताथल, सिसवल, बखावली, राखीगढ़ी और बालू। उत्तरी राजस्थान में इसके 2 दर्जन पुरास्थल मिले हैं, जिसमें गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः राजस्थान के समस्त सिंधु सभ्यता स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में ही स्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है, जबकि सहारनपुर जिले में बड़ा गांव तथा हुलास प्रमुख स्थल हैं। गुजरात के क्षेत्र को 2 भागों कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में बांटा जा सकता है। कच्छ की खाड़ी में 3 प्रमुख स्थल हैं, देशलपुर, सुरकोटडा तथा धौलावीरा। खम्मात की खाड़ी के स्थलों में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम, शिकारपुर प्रमुख हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी तट पर दैमाबाद से कुछ ठीकरे मिले हैं, जिन पर सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं से कांसे का एक रथ प्राप्त हुआ है, जिसे नग्न पुरुष चला रहा है। इसे हड़प्पा सभ्यता के काल से ही जोड़ा जाता है। अतः अब इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग दैमाबाद को ही इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल मानने लगा है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गोदावरी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया के कुल सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। यह क्षेत्र पाकिस्तान से तो बड़ा है ही। ईसा पूर्व 3वीं और 2वीं सहस्राब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। स्वतंत्रता के बाद हुई खुदाई में सबसे अधिक स्थल गुजरात प्रांत से मिले हैं। अतः अब कुल स्थलों की संख्या 1500 तक पहुंच गई है, जबकि क्षेत्रफल बढ़कर 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर दैमाबाद है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल चाश्क नदी के किनारे स्थित सुकागेंडोर है एवं सबसे पूर्वी स्थल इससे 1600 किलोमीटर दूर मेरठ में हंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। इस सिंधु संस्कृति में 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। मांडा, सुकागेंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद हड़प्पाकालीन नगरों को 3 कालों प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर में बांटा जाता है। कुछ नगरों में तीनों कालों के लक्षण प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा स्थल ये वे स्थल हैं जो हड़प्पा के पूर्व भी विद्यमान थे। इन स्थलों में दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित मुंडीगाक एवं देहमोरसी घुंडई, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नाल, किलेगुल मोहम्मद, दम्बसदात, दामसडाट, पेरियानो घुंडई, अंजीरा, स्याहदम्ब, सियाडैम, नुंदरा, कुल्ली, मेई, मीही, पीरक डैम तथा मेहरगढ़ प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त सिंध प्रांत में आमरी, कोटदीजी तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, सरायखोला एवं जलीलपुर उल्लेखनीय पुरास्थल हैं। भारत में उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा तथा हरियाणा में राखीगढ़ी एवं बनवाली से प्राकु सैंधव पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन स्थल इसका वर्णन विस्तार से पहले ही किया जा चुका है। हड़प्पोत्तर स्थल रोजदी और रंगपुर, तीनों कालों के स्थल सुरडा, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं मांडा नगर योजना हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं।
प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ये टीला अपेक्षाकृत बड़ा था। इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। लोथल और सुरडा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि चन्हुदरो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। पहले ये समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित थे, परंतु ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान और शिल्पशालाएं लगभग सभी इलाकों में पाटी गई हैं। प्रत्येक नगर में कई सेक्टर या टीले, माउंट, ऊंची दीवार से घिरे हुए थे जो अलग अलग दिशाओं में बंटे हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला है और उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर विस्तृत टीला है। लेकिन धौलावीरा और बनवाली स्थलों पर दीवार से घिरा एक ही टीला है, जो कि आंतरिक रूप से 3 या 12 दीवार से घिरे सेक्टरों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुरडा जैसे हड़प्पाई नगर स्थलों की खुदाई से पता चला है कि नगर में प्रवेश करने के लिए बाहरी चहारदीवारी यानी परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक चहारदीवारी परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइनबोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। ये लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना, जिप्सम भरकर तैयार की गई है। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है और उनके द्वारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है। जब यह नामपट प्रवेश द्वार पर टंगा होता होगा तो दूर से दिखाई देता रहा होगा। सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानघर होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों के बने हुए मिले हैं। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिले भवन भी बनते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है, जहां के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, किंतु सबसे प्रचलित आकार 4:2:1 का था। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थीं। ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिलियों से ढकी रहती थीं। इन मोरियों में नरमोखे, मेनहोल भी बने थे। कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर। वैसे तो हड़प्पा संस्कृति में लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, किंतु उनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। ये निम्न हैं। 1. हड़प्पा। हड़प्पा का पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में
आधुनिक शाहीवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईवी में चार्ल्स मेसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 ईवी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रेटन और विलियम बंटन ने यहां से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोड़ों के रूप में किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 ईवी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ था। इसके दुर्ग के टीले को अब नाम दिया गया। दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को नाम दिया गया। इसी टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा के टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। रीन का उपयोग अनाज पीसने के लिए होता था। इसी टीले पर श्रमिक आवास भी मिला है। इस आवास में 15 मकान 2 पंक्तियों में बनाए गए थे। इस बस्ती के समीप 16 भट्ठियां और धातु बनाने की एक मूसा क्रूसिबल मिली है। संभवतः इस बस्ती में ताम्रकार रहते थे। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 सेमेट्री R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा में सन 1934 ईवी में अन्य समाधि मिली थी, जिसे समाधि हेच सेमेट्री हेच नाम दिया गया। इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था। 2. मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, जो 250 हेक्टेयर में बसा था। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईवी में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना है। दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने हुए थे। स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। स्नानागार का फर्श शकी ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकालने के लिए नाली बनाई गई थी। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्नकोठार है। ये 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सभा भवन दुर्ग के दक्षिण में 27 गुना 27 मीटर के आकार का वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। इसे सभा भवन की संज्ञा दी गई है। पुरोहित आवास स्नानागार के उत्तर पूरब में 70.1 गुना 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन मिला है। इसे पुरोहित आवास कहा गया है। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS तथा D के क्षेत्रों में बांटा गया था। इसमें HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। HR क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो में कुल 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, परंतु यहाँ किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे।
पिगट महोदय ने इन नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा है। 3. चन्हुदड़ो ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की। चन्हुदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झुका संस्कृति तथा झांग संस्कृति विकसित हुई। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना खोजा है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन है। यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्त्रा आदि के प्रमाण भी मिले हैं। चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग किया गया। 4. लोथल इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 ईवी में एसआर राव ने की। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसकी लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर तथा गहराई 38 मीटर थी। गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे, और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल का निकास द्वार था। इस प्रकार इस नगर में जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। लोचल में नगर क्षेत्र के बाहर उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र था, जहां से 20 समाधियां मिली है। लोथल से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। लोथल से एक अग्निकुंड का अवशेष भी मिला है। लोचल के दुर्ग क्षेत्र से 126 मीटर लंबा एवं 30 मीटर चौड़ा एक भवन मिला है, जिसे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई। लोथल से भी चन्हुदड़ो की भांति मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक रंगाई कुंड मिला है, जो निचले नगर में स्थित था। 5. कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। 100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1951 ईवी में अमलानंद घोष ने की। ये प्राचीन सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के बीच स्थित था। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्घर एवं दृष्टवती का चौतंग है। सरस्वती नदी के किनारे घग्घर हाकरा पाटप पर सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण था। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी, जिससे 2 फसलों के एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं, जिनके ऊपर कई अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई मिली हैं, जो कि आयताकार हैं। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक युगल शवाधान भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जा सकता है। कालबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 6. बनवाली। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1974 ईवी में आर.एस. विष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल तथा बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। बनवाली में सिंधु
सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकानों के साज सामान से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। बनवाली के कई मकानों से अग्निवेदियां मिली हैं। इनके साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। 7. धौलावीरा यह नगर गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं के उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। 100 हेक्टेयर में बसे धौलांदीरा के टीलों की खोज सन 1967 से 68 ईवी में श्री जेपी जोशी ने की। 1990 ईवी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण KRS विष्ट के निर्देशन में उत्खनन कार्य अभी चल रहा है। धौला का अर्थ सफेद तथा वीरा का कुआं है। यहाँ के टीले पर एक पुराना कुआं है, जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ गया। धौलावीरा का नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। ये भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के 3 चरणों का पता चला है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पुरावशेष हैं: घोड़े के अवशेष एवं पशु की छोटी कांस्य आकृति। यहाँ से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके 9 वर्ण हैं और प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं और जो दूधिया सफेद पदार्थ के कटे टुकड़ों से अभिलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम क्रीड़ागार यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति 37 सेंटीमीटर भी पाई गई है, लेकिन यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु विशाल जलाशय है। इसका आकार 80.4 मीटर गुना 12 मीटर था और गहराई 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। उन्होंने बांध बनाए और जलाशयों में पानी संग्रहित किया। धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइनबोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। ये लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफेद चूना भरकर तैयार की गई है। इनमें 10 संकेताक्षर है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है। धौलावीरा के नगर के पश्चिम की ओर स्थित कब्रिस्तान के उत्खनन से कई तरह के शवाधन मिले हैं, जो धौलावीरा की विशिष्ट विशेषता है। यहाँ पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रमुख स्थल नौसारो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। आज भी सिंदूर को हिंदू स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुकागेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दाश्क नदी के तट पर स्थित इस नगर की खोज 1927 ईवी में अनल स्टाइन ने की थी। यह एक बंदरगाह नगर था। सोतकोकोह दक्षिणी बलूचिस्तान में शादीकौर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 ईवी में जॉर्ज डेल्स ने की। डाबरकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित इस स्थल की खोज आरएल स्टाइन ने 1928 ईवी में की। बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिण में स्थित इस स्थल का उत्खनन जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 से 76 ईवी के दौरान किया था। ये बंदरगाह नगर था। यहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध था। कोटदीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित इस स्थल का खोज पुराविद धुर्वे ने 1935 ईवी में की। यहाँ से प्राक हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। आमरी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1929 में एनजी मजूमदार ने की थी। ये पहला ऐसा स्थल था जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं।
यहाँ से 12 सिम्हा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं बेट पर स्थित। इस स्थल का उत्खनन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 1953-56 ईवी के बीच भाग्यदत्त शर्मा ने कराया। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बाड़ा रोपड़ जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1956 ईवी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। संघोल लुधियाना जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1968 ईवी में SS तलवार तथा RS विष्ट द्वारा की गई। मिताचल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1968 ईवी में सूरजभान ने की। राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में घग्घर नदी पर स्थित इस स्थल की खोज 1969 ईवी में सूरजभान ने की। कुनाल हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस स्थल की खोज 1974 ईवी में JP जोशी और RS विष्ट ने की। रंगपुर अहमदाबाद जिले में भादर नदी पर स्थित इस स्थल की खोज 1954 ईवी में SR राव ने की। सुरडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खोज 1964 ईवी में JP जोशी ने की। यहाँ दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्र बनाने के लिए अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें मानव की चुनी हुई हड्डियों से भरे हुए कलश रखे जाते थे। इन अस्थिकलशों को प्रायः मिट्टी कंकड़ से ढक दिया जाता था। एक कन्ना बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। ये कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की है। मालवण सूरत जिले में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित इस स्थल की खोज 1967 ईवी में JP जोशी तथा आल्विन दंपति ने की। भगतराव ये गुजरात की मुख्य भूमि पर धुर दक्षिण का स्थल है जो किम सागर संगम पर स्थित है। रोजदी यह गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिले में हंडन नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1958 ईवी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन कार्य 1958 ईवी में यक्षदत्त शर्मा ने कराया। अंबाखेड़ा एवं बड़गांव सहारनपुर जिले में मस्करा नदी के तट पर ये दोनों स्थल स्थित है। मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 ईवी में JP जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से प्राकु हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिलते हैं। इसका उत्खनन JP जोशी द्वारा फरवाया गया। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई से विकसित तथा उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति प्रकाश में आई है। यह एक बंदरगाह नगर था। अल्लाब्दीनो सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा कराची से 40 किलोमीटर पूरब में स्थित यह एक बंदरगाह नगर था। सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषताएं। इस संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विवेचन निम्नवत है। राजनीतिक संगठन लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली सिंधु सभ्यता 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई न कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत यहाँ किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हैं। अतः मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पुरोहितों का शासन नहीं था। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार AL बाशम महोदय यहाँ पुरोहितों का ही शासन मानते हैं। डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया। अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। ये भी संभव है कि संपूर्ण क्षेत्र कई स्वतंत्र राज्यों
रजवाड़ों में बंटा हुआ था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी, जैसे सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में यद्यपि संपूर्ण उत्तर भारत में पुरातत्वीय संस्कृति लगभग एक समान थी, फिर भी संपूर्ण क्षेत्र 16 स्वतंत्र महाजनपदों में विभाजित था, जिनकी अपनी अपनी राजधानियां थीं। कुछ अन्य इतिहासकार जैसे हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जन प्रतिनिधि का शासन था। स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वों राजधानियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाया है। सामाजिक संगठन प्राचीन भारत सैंधव समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला, विशिष्ट वर्ग, जो नगर दुर्ग से जुड़ा था। दूसरा, खुशहाल मध्यम वर्ग और तीसरा, अपेक्षाकृत कुछ कमजोर वर्ग, जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। आमतौर पर ये तीनों हिस्से परकोटे से घिरे होते थे। कुछ शिल्पी और श्रमिक नगर के परकोटे से बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। कालीबंगा में ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित लोग दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्निवेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे। नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। अन्य वर्गों में कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, सोनार, मनके एवं मोहरे बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे तथा श्रमिक प्रमुख थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कतिपय मकानों की रूपरेखा के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्रियों की दशा सबसे अधिक नारी मृणमूर्तियां मिलने के कारण सैंधव समाज मातृप्रधान माना जाता है, परंतु लोथल से 3 युगल शवाधान एवं कालीबंगा से 1 युगल शवाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी और माणिक्य के बनाए जाते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। दर्पण तांबे के बने थे, जबकि कंधियां और सुइयां हाथी दांत की बनी हुई थी। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान मिला है तथा चन्हुदड़ों से लिपस्टिक एवं अंजनशालिका, काजल लगाने की सलाई प्राप्त हुई है। नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हैं, जो आज भी हिंदू धर्म में स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। गरीब लोग शंख, सीप एवं मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। पांसे का खेल, शिकार और नृत्य उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्थिक जीवन सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। कृषि सैंधव वासी जाड़े नवंबर-दिसंबर में फसल बोते थे एवं मार्च-अप्रैल में काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में कूद हलरेखा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे तथा फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। इसी प्रकार पाकिस्तान के वर्तमान चोलिस्तान, भूतपूर्व बहावलपुर रियासत के विकसित हड़प्पन पुरोस्थलों के अन्वेषण के परिणाम स्वरूप खेत जोतने में प्रयुक्त मिट्टी के बने हल के खिलौने के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से नहरों या नालों से सिंचाई के प्रमाण नहीं मिला है। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल एवं कुओं का उपयोग किया जाता रहा होगा। हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थीं। गेहूं की 3 किस्में,
जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। बनावली से बढ़िया किस्म का जी प्राप्त हुआ है। चावल के भी प्रमाण हैं, जैसे लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ये दोनों स्थल वर्तमान गुजरात में हैं। हरियाणा से भी चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोटे अनाजों की 6 किस्में उगाई जाती थीं, रागी, कोदो, सावा, ज्वार, मटर और फलियों की भी खेती की जाती थी। अन्य फसलों में खजूर, विभिन्न प्रकार की फलियों, तिल और सरसों शामिल हैं। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर पाए गए सूती कपड़े के टुकड़ों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पहले के मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास पाई गई है। ये संसार भर में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार एवं रागी, सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा एवं वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार तथा सारगम के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें संभवतः हड़प्पा से लाकर यहाँ प्रचलित किया गया होगा। अनाज संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था, क्योंकि प्रमुख नगरों में अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के अन्नागारों के समीप ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चबूतरे मिले हैं और मजदूरों के निवास के लिए बनी हुई श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पाट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें प्रमुख पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि थे। पशुपालन, हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊंट, हाथी, गैंडे, बाघ, हिरन, मोर, खच्चर आदि से परिचित थे, परंतु उन्हें कूब वाला सांड अधिक प्रिय था। सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु गुजरात के सुरडा से घोड़े के अस्थिपंजर, बलूचिस्तान के रानामुंडई से घोड़े के दांत, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत था। घोड़े की हड्डियों लोथल, सुरडा, कालीबंगा आदि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ऊंट की हड्डियों भी अनेक पुरोस्थलों से बड़ी संख्या में पाई गई हैं, लेकिन किसी मुद्रा पर ऊंट का चित्र नहीं मिला है। लोथल और नौसारों से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां पाई गई हैं, लेकिन घोड़े का अंकन किसी मुद्रा पर नहीं मिला है। गाय के प्रमाण यद्यपि मिले हैं, परंतु आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि इस महत्वपूर्ण पशु का अंकन मृन्मूर्तियों, मृद्भांडों आदि पर नहीं हुआ है। शिल्प एवं उद्योग धंधे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित थे। मोहनजोदड़ो से मजीठ रंग से लाल रंग में रंगे हुए लाल कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है और यहीं से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। लोथल से प्राप्त मुद्रांकों, सीलिंग्स पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी की एक नांद पर बुने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी कांचली मिट्टी और शंख आदि के बने हुए 2 एवं 3 छेद वाले तकुए सैंधव बस्तियों के प्रायः अधिकांश घरों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति तिपतिया अलंकरण युक्त शाल ओढ़े हुए है। इससे स्पष्ट है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी। मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र संभवतः प्रमुख व्यापारिक सामग्री थी।
हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है, अतः वे कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा खेतड़ी, राजस्थान की खानों तथा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से आता था। हड़प्पाई स्थलों से जो कांसे के औजार मिले हैं, उसमें टिन की मात्रा कम है क्योंकि टिन बाहर से मंगाया जाता था। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारतों से स्पष्ट है कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य भी करते थे। वे मिट्टी की पुतलियां भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प अत्यंत विकसित था। ईंटों के भट्ठों के भी प्रमाण हैं जो शहर के बाहर स्थित होते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों के ध्वंसावशेषों के उत्खनन से प्राप्त सोने चांदी के आभूषणों, तांबे एवं टिन के बने बर्तनों, उपकरणों तथा औजारों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु की बंध धलाई और मधुशिष्ट लॉस्ट वैक्स धलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। आभूषणों के निर्माण में स्वर्णकार दक्ष थे। शंख, सीप एवं हाथी दांत से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। चन्हुदड़ों तथा लोथल से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की खास विशेषताएं थीं। भांडों का चिकना और चमकीला होना। इस सभ्यता में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। सैन्यत्र लोगों को फुट 37.6 सेमी और क्यूबिट 51.8 सेमी से 53.6 सेमी की जानकारी थी। घनाकार चकमक के बाट निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणालों बाइनरी सिस्टम में है और ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली में। सर्वेक्षण के लिए एक सीपी का यंत्र प्रयुक्त होता था, जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिला है। चक्राकार और सामान्य आरियां तथा सूक्ष्म नलिकाकार बर्मे भी मिले हैं। हड़प्पाई लोग कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, पूरा और बर्छा। ये उपकरण सरल कोटि के हैं क्योंकि भालों में मध्य शलाका नहीं है जो उनकी मजबूती बढ़ा सके। युद्ध संबंधी उपकरण सिंधु सभ्यता को मूल आधार कृषि तथा व्यापार था। मार्शल आदि पुराविदों का मत है कि ये लोग युद्ध विमुख शांत प्रिय लोग थे। हड़प्पा की खुदाइयों से स्पष्ट है कि वे लोग आक्रामक भले ही न रहे हों परंतु अपनी सुरक्षा के प्रति पर्याप्त सजग थे। उन्होंने अपने नगरों को विशाल रक्षा प्राचीरों से सुरक्षित किया था। खुदाई में प्राप्त कई उपकरण इस तरह के हैं जिनका युद्ध, शिकार या बड़ीगिरी में से किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई है जिसे निश्चय पूर्वक अस्त्र शस्त्र की श्रेणी में रखा जा सके। कांसे की अपेक्षा तांबे के उपकरण अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। संभावित अस्त्र शस्त्रों में तांबे एवं कांसे के भाले, चाकू, वानाग्र तथा कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। कुछ पत्थर और तांबे के गदा सिर तथा मिट्टी की गोलियां मिली हैं। लेखयुक्त ताम्र उपकरण मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा से अधिक पाए गए हैं। व्यापार और वाणिज्य सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त अन्य कोदारों, बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व से ही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदमांडों पर और कुछ मुद्राओं पर जहाजों तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। एक जलयान या नौका मिट्टी का एक मॉडल लोथल से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के जाटों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका घनाकार और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होना था। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सारा आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। अपने तैयार माल और अनाज को नाव और बैलगाड़ियों पर लादकर पड़ोस के इलाके में ले जाते और उन वस्तुओं
के बदले धातुएं ले आते थे। वे अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। वे पहियों से परिचित थे। पहिए ठोस होते थे। आजकल की तरह उनमें तीलियां नहीं थी। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। पश्चिमी भारत एवं मकरान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियों संभवतः समुद्र तटीय व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थीं। सौराष्ट्र तट पर किम नदी के किनारे स्थित भगतराव, नर्मदा तट पर मेघम, हिरण्य नदी के किनारे प्रभास पाटन, भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित लोथल, मकरान तट पर सुकागेंडोर तथा सोकोको इत्यादि तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। सिंधु सभ्यता का आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था। कृषि उत्पादों का तैयार माल से विनिमय प्रायः नगरों एवं अन्य व्यापारिक केंद्रों पर होता था। गांवों से खाद्य सामग्री आती थी और उसके बदले में सूती वस्त्र एवं धातु की बनी हुई वस्तुएं, उपकरण, बर्तन, आभूषण आदि बदले में दी जाती थी। उद्योग धंधों एवं शिल्पकार्यों के लिए कच्चा माल गुजरात, सिंध, राजस्थान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान आदि के आंतरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया, ईरान तथा मेसोपोटामिया आदि से मंगाया जाता था। मनके बनाने के लिए गोमेद गुजरात से आता था। फ्लिंट एवं चर्ट के प्रस्तर खंड, लोडुलेस, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित रोड़ी, रोहडी तथा सखखर, सुक्कर की खदानों से प्रायः अधिकांश सैंधव नगरों को ब्लेड एवं फलकों के निर्माण के लिए भेजे जाते थे। तांबे का प्रधान स्रोत राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी खानें थीं। खेतड़ी क्षेत्र में स्थित गणेश्वर के उत्खनन से हड़प्पन प्रकार के बानों की खोज महत्वपूर्ण है। खेतड़ी के अतिरिक्त बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से तांबा प्राप्त किया जाता था। सोना कर्नाटक स्थित कोलार की हट्टी की खानों से मिलता था। कार्नेलियन मनके गुजरात तथा सिंध से, सीसा दक्षिण भारत से, लाजवर्द मनिया कश्मीर और अफगानिस्तान से, फिरोजा और हरिताश्म मध्य एशिया या ईरान से, अंबुमणि महाराष्ट्र से तथा गोमेद सिक्थस्फटिक, कैल्सिडोनी और इंद्रगोप, कार्नेलियन सौराष्ट्र से आता था। सिंधु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों, ईरान और इराक से व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले हैं। लाजवर्द मणि, लापिस लाजुलाई एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध था। सैंधव लोगों ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, इसलिए अफगानिस्तान के शूतरगुई को मध्य व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। सोवियत रूस के दक्षिण तुर्कमेनिस्तान तथा बहरीन द्वीप के रस अल कला और कुवैत के समीप स्थित फैलका से सैंधव व्यापार के प्रमाण मिले हैं। जहां अफगानिस्तान में सैंधव लोगों ने अपने उपनिवेश बसाए, वहीं बहरीन, सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में बिचौलिए का कार्य करता था। ईरान से संज्ञशब अथवा हरिताश्म, जेड, फिरोजा, टर्क्वाइज, टिन तथा चांदी आयात की जाती थी। फारस की एक मुहर के प्रमाण लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के नगर इन क्षेत्रों को सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं एवं इमारती लकड़ी आदि निर्यात करते थे। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार सबसे उन्नत अवस्था में था। इस व्यापार के पुरातात्विक एवं अभिलेखीय साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सैंधव नगरों से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, हाथी दांत एवं पशु पक्षी प्रमुख थे। सिंधु सभ्यता की लगभग 1 दर्जन मुहरें मेसोपोटामिया के उर, किश, लगश, निप्पुर, टेलस्मर, टेपेगावरा
हमा आदि नगरों से प्राप्त हुई हैं। व्यापारी अपने माल को गांठों के रूप में भेजकर अपनी मुहर की छाप अंकित करते थे। रेखांकित करकेतन के मनके, एच्ड कार्निलियन बीड्स, जड़ाऊ काम वाले सीप तथा हड्डियां द्वारा निर्मित वृक्क के आकार के मनके, किडनी शेप्ड बीड्स आदि सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरावशेष व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया पहुंचे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयातित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइट प्रस्तर का टुकड़ा, जिस पर चटाई की बुनावट की तरह की डिजाइन बनी है, उल्लेखनीय है। हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले हैं। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं। सुमेरिया के शासक सारगोन 2371-2316 ईसा पूर्व के काल की मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया के मेलोहा, दिलमुन और मगन के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलोहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। मिट्टी की पट्टियों पर अंकित सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र या साफ सुथरे नगरों का स्थान और हाथियों का देश कहा गया है। यद्यपि मगन की पहचान संदिग्ध है, फिर भी इसका समीकरण ओमान अथवा दक्षिणी अरब के मस्कट या पाकिस्तान के मकरान क्षेत्र से की जाती है। इतना तो निश्चित है कि मगन का क्षेत्र तांबे के स्रोत के रूप में विख्यात था। मिस्र के साथ भी सैंधोवासियों के व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से मिट्टी का एक ममी का मॉडल प्राप्त हुआ है जो मिस्र में प्रचलित था। सैंधव कला के अंतर्गत प्रस्तर, धातु एवं मृन्मूर्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोहरें, मनके और मृदभांड एवं लघु कलाएं इनके सौंदर्य बोध को इंगित करती हैं। प्रस्तर मूर्तियां मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अधिकांश पाषाण मूर्तियां खंडित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 12 प्रस्तर मूर्तियों में से 5 गड़ी वाले टीले के हेचार क्षेत्र से मिली हैं। डी के क्षेत्र से सेलखड़ी की बनी हुई 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े है प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो के हेचार क्षेत्र से लगभग 12 सेंटीमीटर ऊंची चूना पत्थर पर बनी भेड़ा की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरह डी के क्षेत्र से 25 सेंटीमीटर ऊंची चूना पत्थर की बनी हुई भेड़ा और हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है। इसका शरीर और सींग भेड़ा का और सूनर हाथी का है। हड़प्पा से जो 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, उनमें से एक मूर्ति नृत्यरत किसी नवयुवक की मानी जाती है। इसका दाहिना पैर भूमि पर स्थित है तथा बायां पैर ऊपर उठा हुआ है। दोनों हाथ भी नृत्य की मुद्रा में फैले हैं। धातु मूर्तियां मधुच्छिष्ट विधि या लुप्त मोम, लॉस्ट वैक्स की प्रक्रिया से बनाई जाती थीं। मोहनजोदड़ो के हेचार क्षेत्र से 11.5 सेमी लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषणों को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। मोहनजोदड़ो से कांसे की भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां मिली हैं। चन्हुदड़ो से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। ये सभी कांसे की हैं। कालीबंगा से प्राप्त तांबे की वृषभ मूर्ति अद्वितीय है। लोथल से प्राप्त तांबे की कुत्ते की मूर्ति अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है। मृन्मूर्तियों का निर्माण ज्यादातर चिकोटी विधि से किया जाता था। मृन्मूर्तियां पुरुषों, नारियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मृन्मूर्तियां ठोस हैं जबकि पशु पक्षियों की मूर्तियों प्रायः खोखली हैं। सबसे ज्यादा मृन्मूर्तियां पशु पक्षियों की ही प्राप्त हुई हैं। नारी गृन्मूर्तियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुई हैं।
नारी मृण मूर्तियां अधिकांशतः भारत के बाहर के स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि से प्राप्त हुई हैं। भारत के राजस्थान, गुजरात आदि के किसी क्षेत्र से भी नारी मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। केवल हरियाणा के बनवाली से 2 नारी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। परंतु ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारत के राजस्थान और गुजरात से अभी तक नारी मृण मूर्तियां नहीं मिली हैं। नारी मृण मूर्तियों में भी कुंवारी नारी मृण मूर्तियां सर्वाधिक प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो के डी के क्षेत्र और अन्नागार क्षेत्र से पुरुष मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पशु पक्षियों की मृण मूर्तियों में पशुओं में बैल, भैंसा, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर आदि की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ मूर्ति दर्शनीय है। कुबड़ वाले बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं। यह आश्चर्य की बात है कि गाय की मृण मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल तथा मछली की भी मूर्तियां मिली हैं। पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, बत्तखन, गौरैया, मुर्गा, चील और उल्लू की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठोस पहियों वाले खिलौना गाड़ियां, इक्के तथा सीटियां भी प्राप्त हुई हैं। पाकिस्तान के चोलिस्तान तथा हरियाणा के बनवाली से मिट्टी के हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। मुहरे, सैंधव मुहरे अधिकांशतः सेलखड़ी, स्टीटाइट की बनी होती थीं। कांचली मिट्टी, फायोन्स, गोमेद, चर्प तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरें भी मिली हैं। लोथल और देशलपुर से तांबे की बनी मुहरें मिली हैं। इन मुहरों का आकार चौकोर, आयताकार या वर्गाकार होता था। इसके अतिरिक्त गोलाकार, अंडाकार, घनाकार आदि मुहरें भी मिली हैं। वर्गाकार मुद्राएं प्रायः सभी सेलखड़ी की हैं और सिंधु सभ्यता के नगरों में ये बहुत लोकप्रिय थीं। मुद्राओं का सबसे प्रचलित आकार 2.8 सेमी गुना 2.8 सेमी था। इन मुहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाने के लिए होता था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त मुद्रांकों पर एक ओर सैंधव लिपि से युक्त मुहर की छाप है तथा दूसरी ओर भेजे जाने वाले माल का निशान अंकित है। मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की है जिन पर एक श्रृंगी पशु चित्रित हैं। लेकिन कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट मूर्ति कुबड़ वाले सांडों की है। मोहनजोदड़ो से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदिरूप कहा है। लोथल और मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर नाव का चित्र अंकित है। ताम्रपट्टिकाएं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से कई ताम्रपट्टिकाएं, कॉपर टैबलेट्स मिली हैं, जिन पर एक तरफ मुद्रालेख हैं तो दूसरी तरफ सैंधव मुहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं। कुछ बाद की पट्टिकाओं पर मछली, मगर, बकरी एवं मृग के चित्र बने हैं। मनके, बीज, सेलखड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथी दांत मिट्टी, सोने, चांदी एवं तांबे पर निर्मित धलाकार, अंडाकार, अर्धवृत्ताकार आदि आकृति के मिले हैं। चन्हुदड़ो तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार मनके सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। मृदभांड अधिकांशतः लाल अथवा गुलाबी रंग के हैं। इन पर अलंकरण प्रायः काले रंग से हुआ है। अलंकरणों में त्रिभुज, वृत्त, वर्ग आदि ज्यामितीय आकृतियों, पीपल की पत्ती, खजूर, ताड़, केला आदि वनस्पतियों, वृषभ, हिरण, बारहसिम्हा आदि पशुओं, मोर, सारस,
बतख आदि पक्षियों तथा मछलियों का चित्रण विशेष लोकप्रिय है। मृदभांडों पर भी हड़प्पन लिपि मिलती है। सैंधव मृदभांडों में खानेदार बर्तन, साधारण तश्तरियां, थालियां और घड़े के ढक्कन प्रमुख हैं। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। ये पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। लिपि सैंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः मुहरों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण हैं। सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला। 1923 ईस्वी तक ये लिपि पूर्णतया प्रकाश में आ गई। इस लिपि में कुल 400 से 500 तक चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ हैं और चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सैंधव लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक मछली के चित्र का प्रयोग मिलता है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। इसको बूस्ट्रोफेडन गोमूत्रिका पद्धति कहा गया है। यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके पढ़े न जाने का कारण किसी भी द्विभाषीय लेख का न मिलना है। यद्यपि इसको पढ़ने का प्रयास कई लोगों ने किया, जिनमें के.एन. वर्मा, एस.आर. राव, आई. महादेवन तथा रेवंड हेरस आदि प्रमुख हैं। रेवंड हेरस ने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा किया है। कुछ लोग इसे आद्य द्रविड़ एवं आद्य संस्कृत का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मेसोपोटामिया और मिन की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। धार्मिक जीवन सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार इसके स्वरूप का अनुमान लगाया जाता है। सैंधव सभ्यता के विभिन्न पुरोस्थलों से प्राप्त होने वाली मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियों, पत्थर निर्मित लिंगों, योनियों, मुहरों, मुद्रांकों तथा मृदभांडों पर अंकित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों एवं स्मारकों के अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। धर्म के क्रिया पक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान तथा धार्मिक विश्वास आते हैं। सिद्धांत पक्ष में उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश होता है। पुरातात्विक साक्ष्य धर्म के केवल क्रिया पक्ष पर ही प्रकाश डालते हैं। उनसे सैद्धांतिक पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे, जिसके दो रूप थे, परम पुरुष और परम नारी। इस द्वंद्वात्मक धर्म का उन्होंने विकास किया। मातृदेवी की पूजा, सैंधव सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। सबसे अधिक नारी की मृन्मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ये संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इसी मुद्रा के दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए खड़ा है और पास में ही एक स्त्री हाथ उठाए हुए बैठी है। मांशल ने इसे पृथ्वी देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण कहा है। केदारनाथ शास्त्री ने इसे मातृदेवी की उपासना का चित्र नहीं माना है, बल्कि कहा है कि यह नरक का चित्रण है। अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सैंधव
सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के संबंध में ये तथ्य उल्लेखनीय है कि मातृ देवी की उपासना संभवतः सिंध और पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से नारी मृन्मूर्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। पशुपति पूजा सैंधव सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। मैके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सींग वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने तरफ एक हाथी एवं एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं, जिसमें से एक खंडित अवस्था में है। देवता के ऊपर 7 अक्षरों का एक अभिलेख है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जॉन मार्शल ने इसे शिव का आदिरूप कहा है, परंतु H.C. रायचौधरी इससे सहमत नहीं हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ एक पेड़ के मचान पर एक पुरुष बैठा हुआ है और नीचे बाघ का चित्र अंकित है, दूसरी तरफ एक त्रिशूल का चित्र और उसके सामने एक बैल का चित्र अंकित है। इस आकृति को भी शिव का रूप माना गया है। लिंग एवं योनि पूजा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल आदि सैंधव पुरास्थलों से चमकीले पत्थरों पर निर्मित कतिपय ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिनका समीकरण लिंग से किया गया है। कालीबंगा से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख आदि से बने हुए चक्र भी बड़ी संख्या में मिले हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य भाग में एक छेद है। कुछ चक्रों पर पेड़ों एवं पशुओं के साथ साथ नग्न नारी आकृतियों का अंकन भी मिलता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, परंतु प्रसिद्ध पुराविद H.D. सांकलिया इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार तथा कथित लिंग गलियां एवं नालियों में पड़े हुए मिले हैं। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरों में स्थापित मिलना चाहिए। जॉर्ज F. डेल्स का भी ऐसा ही मत है। पशु पूजा सैंधव सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर पशुओं का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर तथा धातु की बनी हुई पशुओं की कतिपय मूर्तियां मिली हैं। इन पशुओं को पौराणिक, काल्पनिक एवं सामान्य, वास्तविक 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पौराणिक पशुओं में एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में जो संश्लिष्ट पशु आकृति है उसके 3 सिर हैं, जिनमें से ऊपर के 2 सिर बकरे के हैं और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्रपट में एक पशु का शरीर बना है जिसका सैंध हाथी का है किंतु सिर सींग युक्त बैल का है। वास्तविक पशुओं में कुबड़ वाला बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, घड़ियाल आदि का अंकन प्राप्त होता है। उत्तरवर्ती काल में इन जानवरों ने भिन्न भिन्न हिंदू देवताओं के वाहन का रूप ले लिया, जैसे शिव का वाहन नंदी बैल, दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा तथा इंद्र का वाहन हाथी। अनेक पशुओं के आगे प्रायः एक पात्र अथवा नांद बना हुआ मिलता है। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के रूप में होती रही होगी। नाग पूजा पुरातात्विक साक्ष्यों ते सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा के प्रचलन का भी संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग बिठाए गए हैं। सैंधव सभ्यता के मृद्भांडों के कतिपय ठीकरों पर भी सांप का अंकन है। लोथल से प्राप्त 3 ठीकरों पर 2-2 सांपों के चित्र बने हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को एक चबूतरे पर लेटा हुआ दिखलाया गया है। अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। वृक्ष पूजा सैंधव सभ्यता के मुहरों एवं मृद्भांडों पर पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, ताड़,
केले के पौधों आदि का चित्रण मिलता है। मार्शल के अनुसार सैंधववासी वृक्षों की पूजा दो रूपों में करते थे, जीवंत रूप में तथा प्रकृति रूप में। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में एक पीपल के पेड़ की दो टहनियों के बीच से एक पुरुष आकृति निकलते हुए दिखाया गया है। इसकी पूजा जीवंत रूप में की जाती थी। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक अन्य मुद्रा में एक आदमी झुका हुआ है तथा एक वृक्ष को जल चढ़ा रहा है। इसे प्रकृति रूप में पूजा किए जाने का साक्ष्य माना जाता है। जल पूजा मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका तल पक्की ईंटों से बना था। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। मार्शल ने अनुमान लगाया है कि यह विशाल स्नानागार सार्वजनिक धार्मिक स्नान के लिए रहा होगा। योग सिंधु सभ्यता में योग की परंपरा का धार्मिक महत्व था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन योग की मुद्रा में है। योग की एक दूसरी मुद्रा का अंकन मोहनजोदड़ो से उपलब्ध पत्थर की एक मूर्ति में मिलता है, जिसमें आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। इस मुद्रा को शांभवी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है। मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो के 2-3 भवनों को वीला मंदिर मानते हैं। राजस्थान में स्थित कालीबंगा और गुजरात में विद्यमान लोध के उत्खनन से अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा के दुर्ग टीले पर जो अग्निकुंड मिला है, उनमें पशुओं की हड्डियां, सींग एवं राख मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में अग्नि पूजा तथा यज्ञ का प्रचलन था। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैंधव पुरोस्थलों से उपलब्ध मातृ देवी की मृण्मूर्तियां हैं। मैके के अनुसार कुछ मृण्मूर्तियों पर धुएं के निशान हैं। ये संभावना है कि इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई गई होगी, जिसके फलस्वरूप ये निशान पड़ गए हैं। दक्षिण भारत की कुछ मूर्तियों के हाथों में तैल पात्र बने हुए मिलते हैं, जिनके जलने के परिणामस्वरूप ये मूर्तियां काली पड़ गई हैं। परंतु यह उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत की ये मूर्तियां काफी बाद की हैं। सूर्य पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मदभांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अग्नि पूजा गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरोस्थलों से बहुत सी अग्निवेदियां अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। कालीबंगा, लोयल और बनवाली में अनेक ऐसी अग्निवेदिकाएं पाई गई हैं, जिनका संभवतः यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। भूत प्रेत में विश्वास सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। अंत्येष्टि संस्कार सिंधु सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार की विधियों से उनके पालौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। कब्रिस्तान, समाधि क्षेत्र नगरों में बस्ती से बाहर होते थे। 1. पूर्ण समाधिकरण। ये समाधिकरण सबसे अधिक प्रचलित था। इस समाधिकरण में पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। शव को सामान्यतः उत्तर दक्षिण में लिटाकर हाथ पीछे ऊपर की ओर मोड़ दिए जाते थे और पैर के घुटने मोड़ दिए जाते थे। शव के साथ उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं यथा बर्तन, आभूषण, दीप, कंघी, शीशा आदि भी रख दी जाती थी। इससे उनके पालौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। हालांकि उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु उसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा से एक शव दक्षिण उत्तर दिशा में, लोथल से पूर्व पश्चिम दिशा में और रोपड़ से पश्चिम पूर्व दिशा में प्राप्त हुई है।
रोपड़ की एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। लोयल में एक कंकाल के साथ बकरे की सींग और हड्डियां रखी हुई मिली हैं। लोथल से 3 युग्म समाधियों और कालीबंगा से 1 युग्म समाधि के साक्ष्य मिले हैं। 2. आंशिक समाधिकरण। इस समाधिकरण में मृत शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियों के लिए कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बची हुई हड्डियों तथा कपाल आदि को दफना दिया जाता था। ऐसी आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर के स्थल से मिलते हैं। वर्तमान में पारसी समुदाय में भी इसी प्रकार के अंत्येष्टि क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें शव को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया था। ये किसी विदेशी व्यक्ति की कब्र मालूम पड़ती है। 3. दाह संस्कार। संस्कार की यह क्रिया भी हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो एवं सुरडा से कतिपय कलश शवाधान के प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रकार के शवाधान में शव को जलाने के बाद बचे खुचे अवशेषों तथा राख को मृतभांडों में भरकर दफना दिया जाता था। इन कलशों के अंदर मृत व्यक्ति के अवशेषों के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, मनके, हाथी दांत के टुकड़े, चूड़ियां, पशुओं की अस्थियां, चिड़ियों मछलियों की प्रतिमाएं पाई गई है। इन कलशों में सामान्यतः मानत अस्थियां नहीं पाई गई हैं। इन कलशों को मार्शल तथा मैके ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर तथा पिगट जैसे विद्वानों ने मानव अस्थियां न मिलने के कारण इन्हें शोकपीठ कहा है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। सैंधव सभ्यता जिस द्रुतागति से प्रकाश में आई उसी गति से ही यह विनष्ट हो गई। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं साधनों का अधिक उपभोग आदि। 1. बाढ़। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चन्हुदड़ो तथा S0R0 राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। धीरे धीरे लोग नगर छोड़कर अन्यत्र चले गए, परंतु इससे उन नगरों के पतन के कारणों पर प्रकाश नहीं पड़ता जो नदियों के किनारे स्थित नहीं थे। 2. आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके, पिगट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों तथा ऋग्वेद के देवता इंद्र का उल्लेख दुर्ग संहारक के रूप में किया है, परंतु अमेरिकी इतिहासकार कैनेडी ने सिद्ध कर दिया है कि मोहनजोदड़ो के नर कंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे। परवर्ती अनुसंधानों ने ये सिद्ध कर दिया कि व्हीलर की यह धारणा कि आर्य लोग हड़प्पाई सभ्यता का नाश करने वाले थे मात्र एक मिथक थी। तथ्य ये है कि 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय में पश्चिमी या मध्य एशिया से सिंधु या सरस्वती की घाटियों में किसी आक्रमण अथवा सामूहिक आप्रवास का कोई पुरातात्विक जैविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस अवधि में पाए गए सभी नर कंकाल एक ही समूह के लोगों के थे। ऋग्वेद में दुर्ग संहारक के रूप में इंद्र को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऋग्वेद की सही तिथि अभी निर्धारित है। प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब मकान व्यवस्थित ढंग के नहीं थे तथा उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग भी अधिक होने लगा, अतः सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। 7. महामारी। अमेरिकी इतिहासकार के U.R. कैनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सैंधव सभ्यता की जनसंख्या नष्ट हो गई। 8. साधनों का अतिशय उपभोग। एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज्यादा से ज्यादा व्यय कर डाला, जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई।
यह एक आकर्षक परिकल्पना है, परंतु इसकी जांच के लिए विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। 9. अदृश्य गाज के कारण रूसी विद्वान M0 दिमित्रिएव का मानना है कि सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक आने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट, अदृश्य गाज, के कारण हुआ। इस अदृश्य गाज से निकली हुई ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो गया। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के दृष्टिकोण की ओर संकेत किया है जो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कारणों ने मिलकर सिंधु सभ्यता को गर्त में मिला दिया, परंतु विद्वानों में पतन का सर्वाधिक मान्य कारण बाढ़ है। हालांकि गुजरात में हाल ही में आए भूकंपों ने इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण पर पुनः विचार करने को विवश कर दिया है। इस संदर्भ में ये बताना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई। पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि पतन क्रमिक रूप से और धीरे धीरे हुआ, जिससे अधःस्थिति को प्राप्त होने में लगभग 600 वर्षों 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का समय लग गया। यद्यपि हड़प्पाई सभ्यता 1300 ईसा पूर्व के आसपास लुप्त हो चुकी थी, फिर भी इस सभ्यता में विकासत अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं हमारे दैनिक सांस्कृतिक और भौतिक जीवन में देखी जा सकती है। विशेषतः धर्म के क्षेत्र में ये सातत्यता आज भी उसी रूप में कायम है।